गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर में आपको स्वागत है। हमारे इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे गाउस लॉ एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने एक शीट के लिए पढ़ा था, ठीक है ना। तो शीट हमारी कंडक्टिंग थी, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग थी, यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट ली है। तो पहली चीज़ कि जो कंडक्टिंग प्लेट और नॉन कंडक्टिंग प्लेट में क्या डिफरेंस होता है, देखिए। नॉन कंडक्टिंग प्लेट और कंडक्टिंग प्लेट में सिंपल डिफरेंस ये है कि जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, अगर उसको एक बार यहाँ पर भी जिस पर भी चार्ज को प्लेस कर दिया तो वो चार्ज उसी जगह पर ही रहता है, यानी कि मूवमेंट नहीं दिखाता, मूव नहीं कर सकता, कंडक्शन नहीं कर सकता। इसी का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ओके, अब बात करें कंडक्टिंग प्लेट की। तो जैसे किसी कंडक्टिंग प्लेट को हमने क्यू चार्ज से चार्ज किया है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया है, तो जितने भी चार्ज होंगे, जितने भी उस प्लेट पर चार्ज होंगे वो कंडक्शन कर सकते हैं। कंडक्शन का मतलब ही सिंपल होता है मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, जब ये मूवमेंट करेंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने सबको चार्ज कर दी इस प्लेट को, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं ये आपस में क्या करेंगे, सेल्फ रिपल रहेगा, इनमें सेल्फ रिपल रहेगा, रिपल्सन रहेगा। जब ये रिपल करेंगे तो ये पूरी प्लेट वॉल्यूम पर हमने पूरे इसको चार्ज किया हुआ है, तो पूरे वॉल्यूम पर रिपल करेंगे तो ये मिनिमम एक ऐसी जगह पर चार्ज जो है उस पोजीशन पर आना चाहेंगे जहाँ पर मिनिमम रिपल्सन हो, और वो मिनिमम रिपल्सन क्या होगा, सरफेस पर आ जाएंगे, ऑब्वियसली सरफेस पर आ जाएंगे। उसकी जो बॉडी के अंदर जो अंदर का इनहेरेंट वॉल्यूम होगा वहां पर चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सरफेस पर आ चुके हैं बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्लेस, बिकॉज ऑफ द रिपल्सन, ठीक है ना। तो यही होता है कंडक्शन और नॉन कंडक्टिंग प्लेट का लॉजिक। चलो अब देखते हैं। देखो, जैसे कि हमने बात की कि ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर हमें निकालना है जो कि आर डिस्टेंस पर रखा गया है। इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है बिकॉज ऑफ कंडक्शन। ये कंडक्शन की वजह से ये सारे चार्ज कहाँ पर आ चुके हैं, सरफेस पर आ चुके हैं। इसके अंदर वॉल्यूम में कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यही इसमें एक लॉजिक है मैन। बाकी तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल सिंपली पिछले डेरिवेशन जैसा ही है, शीट की तरह ही है, ठीक है। ये सारे सरफेस पर हैं, ध्यान रखना है, ये चार्ज पॉजिटिव सारे सरफेस पर हैं। ओके, अब बात करें, दो चीज होती है इसमें। पहली चीज डायरेक्शन, कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा चीज होता है डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे पिछले दो लेक्चर में भी हो रहा था कि कोई भी दो सैंपल लेके उस पर हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए थे, उनका रिजल्टेंट देखा था, तो वो एक्स डायरेक्शन में आ रहा था। यानी कि हमेशा पिछले दो लेक्चर्स में भी वही हुआ कि जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अपार्ट फ्रॉम द प्लेट, अपार्ट फ्रॉम द चार्ज प्लेट एंड परपेंडिकुलरली अपार्ट फ्रॉम द चार्ज प्लेट। यही डायरेक्शन वहां पर भी थी, यही डायरेक्शन यहाँ पर भी है। मैं ड्राइव करके इस बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले दो लेक्चर्स में हमने ड्राइव की थी डायरेक्शन, तो आप, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो उसकी डायरेक्शन जो है डिसाइड हो गई है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अवे फ्रॉम द प्लेट, अवे फ्रॉम द प्लेट एंड परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द प्लेट, यह इसकी होगी डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन डिसाइड हो गई। अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालते हैं। अब मैं यहां पर मैंने प्लेट ली है, सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, परपेंडिकुलरली एक पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, जिस पर कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेट, जो कि हमने अभी डिसाइड की है। ओके, अब मेरा सबसे पहला स्टेप जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो रहेगा एक सरफेस अज्यूम करनी है जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं वही एक सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे गॉसियन सरफेस सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूँ, जिसका कि जो एक प्लेन एरिया है वो तो पी पॉइंट पर है
और बाकी दूसरा जो प्लेन एरिया, दूसरे साइड वाला प्लेन एरिया है वो इस प्लेट के अंदर है। अंदर देखिए, ध्यान दीजिए जरा, अंदर है, अंदर, बाहर सरफेस बनी, अंदर है। ओके, तो ये मेरी एक पूरी गाउशियन सरफेस हो गई, एक सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस हो गई है। अब इसमें तीन एरिया हैं। प्लेन एरिया 1 जिसको मैं S1, जिसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस होती है S1। दूसरे जो कर्व्ड एरिया है इसका S2 नाम दिया है जिसको मैंने, जो परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ होगी। और जो ये थर्ड प्लेन एरिया है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी S3। तीन एरिया हो गए। अच्छा, अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। P पॉइंट से अपार्ट है, प्लेट से अपार्ट E, तो S1 की डायरेक्शन सेम टू सेम E की डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखें प्लेट से अपार्ट है, यहाँ पर मैं E बनाऊंगा, प्लेट से अपार्ट, इनमें 90 डिग्री का एंगल है, इस S2 में और E में 90 डिग्री का एंगल है। और इसके S3 के लिए देखें तो यहाँ पर डायरेक्शन तो हालांकि E की इधर होगी, लेकिन E एक्चुअल में क्या, ये अंदर है, प्लेट के अंदर है, तो यहाँ पर E 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, क्योंकि चार्ज जब है ही नहीं है प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू द Q। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ पर E 0 है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या थी, जो फाई ई है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर मैंने सरफेस को तीन पार्ट S1, S2, S3 में सेपरेट किया है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डी एस वन कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई डी एस टू कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S ई डी एस थ्री कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ डायग्राम से देखो, S1 और E में एंगल क्या है, 0 डिग्री, E S1 0 डिग्री, तो E को मैं कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ DS1 और कॉस थीटा क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 के लिए देखो 90 डिग्री एंगल है, तो E को मैंने सेपरेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ S2 DS2 cos 90 डिग्री प्लस यहाँ पर देखो थर्ड में S3 के लिए E 0 है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये cos 90 है, ये इसकी वजह से 0 हो जाएगा, दोनों टर्म्स 0 हो गई। लास्ट में फाइनली क्या बचेगा, E इंटीग्रेशन ऑफ DS, ये स्मॉल एरिया है, इंटीग्रेशन पूरी सरफेस के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पर S, क्या आएगा यहाँ पर S, और cos 0 1 होता है, तो E इंटू एस, तो फाइव E इक्वल टू आया E इंटू एस, ये आया डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। अब हम गाउस लॉ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउस लॉ से जो आएगा और जो डेफिनेशन से आया है दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या कहता है कि जो फाई ई है इक्वल टू है समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने जो यहाँ पर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अब यहाँ पर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज करूंगा। मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूं मैं कि सिग्मा यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ये हमने पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट लेक्चर में कि जो सिग्मा है इक्वल टू क्यू अपॉन एस, पर यूनिट एरिया जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू एस, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 जो कि गाउस लॉ से आई है, तो ये भी फाई ई, ये भी फाई ई, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, E इंटू एस इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हो गया है, ठीक है, एस से एस कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर फाइनली मेरा जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए
कंडक्टिंग प्लेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो कि डायरेक्टली दिखा रहा है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज आपको नोटिस करनी है, ये जो है सरफेस एरिया था वो कैंसिल आउट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है किस पर, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। यानी कि प्लेट को मैं कितना भी एरिया ले लूँ, इन्फानाइट ले लूँ, चाहे कम प्लेट ले लूँ, चाहे ज़्यादा इन्फानाइट ले लूँ, तब भी ये एप्सिलॉन पर एप्सिलॉन डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन फाइनल रिजल्ट आ गया है कंडक्टिंग प्लेट के लिए। अब इसके कुछ कंक्लूजन देखते हैं। ओके, फर्स्ट कि E इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सो अगर मैं E और सिग्मा में एक रिलेशन ड्रॉ करूं तो ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, प्रोपोर्शनल आएगा, E प्रोपोर्शनल सिग्मा। सेकंड, E प्रोपोर्शनल, अगर मैं R की बात करूं, R क्या था कि उस पॉइंट P की डायरेक्शन थी फ्रॉम द प्लेट R। यहाँ पर इस फॉर्मूले में R है ही नहीं है, R पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो मैं क्या मान लूँ, R की पावर 0 में ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब R यहाँ पर है ही नहीं है, R1 है, R की पावर 0, यानी E डज नॉट डिपेंड ऑन R, ऐसे कह सकता हूँ। अगर मैं E और R में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो R कुछ भी हो, E क्या रहने वाला है इसके लिए, कांस्टेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, R डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फॉर R। ओके, थर्ड, अगर किसी मीडियम के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरी प्लेट रखी हुई है वो वैक्यूम में, वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए परमिटिबिलिटी होती है। अगर मैं किसी मीडियम के लिए बात करूं तो E इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। सपोज एप्सिलॉन r इस क्या रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा r। यहाँ पर ये किसी मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको कंक्लूजन मिले हैं, ये 3 पॉइंट्स मिले हैं, हमने रिजल्ट ड्रॉ किए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर आपने गॉस लॉ की 3rd एप्लीकेशन पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ की 4th एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे स्पेयर के लिए। ओके, तो इसी तरह से आप बने रहिए, मैं इसी तरह से आपको पूरा गॉस लॉ के अलावा पूरी फिजिक्स में कोशिश करूँगा पूरा कवर करूँ, इसको फुल यहाँ पर कोर्स कराऊँ। ओके, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेक्टिव और पूरी प्रयास के साथ में हम अच्छे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें। ओके, धन्यवाद।